नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। धन्यवाद रेनोस इस इंट्रोडक्शन के लिए। आज हम द 2025 अफ्रीका ग्रोथ इन अपॉर्चुनिटी रिसर्च इन एक्शन यानी अगोरा 25 में हुई कुछ चर्चाओं पर वापस नजर डाल रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है, जिसका ये इनॉग्रल एडिशन था, और इसका मकसद अफ्रीका के साथ मिलकर एक नए एंगेजमेंट मॉडल के जरिए डेवलपमेंट की बड़ी चुनौतियों को सुलझाना है। ये मॉडल एविडेंस और शेयर्ड ओनरशिप के आधार पर सॉल्यूशंस को को-क्रिएट करने पर फोकस करता है। ये कॉन्फ्रेंस पलेर्मो, इटली में हुई थी, जिसमें पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, थिंक टैंक्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा लिया। ये एक शानदार गैदरिंग थी जिसने खुले तौर पर अहम मुद्दों पर चर्चा करने का मौका दिया, जैसे जॉब क्रिएशन में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी भूमिका, खासकर एनर्जी और एग्री बिजनेस पर ध्यान देते हुए, जो अफ्रीका की ग्रोथ के लिए की इंजन्स माने जाते हैं। ये सब बड़े इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स, कंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडाज और वर्ल्ड बैंक की इनिशिएटिव्स जैसे एग्री कनेक्ट और मिशन 300, साथ ही इटली के मटेई प्लान के साथ जुड़ा हुआ है। इस एपिसोड में हम अफ्रीका की एनर्जी चैलेंजेस पर केंद्रित इस चर्चा के कुछ मुख्य टेकअवेज पर बात करेंगे। ये डिस्कशन काफी जीवंत था और इस बात की ओर इशारा करता है कि इस चैलेंज का स्केल बहुत बड़ा है। पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि कई दशकों की कोशिशों के बावजूद अफ्रीका में अभी भी 600 मिलियन से ज्यादा लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच नहीं है। इस कमी की वजह से जमीन पर रोजमर्रा की जिंदगी में गंभीर असर पड़ते हैं। बिल्कुल। सोचिए एक लोकल क्लिनिक जो सनसेट होते ही बंद करने पर मजबूर हो जाता है, या एक स्कूल जो अंधेरे में चला जाता है, जिससे बिजनेस ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। डिस्कशंस में एक अहम बात ये सामने आई कि कॉन्टिनेंट की एनर्जी फ्यूचर को पूरी तरह से अफ्रीकन प्रायोरिटीज के हिसाब से तय करना जरूरी है। हाँ, और इसका मतलब यह है कि हमें पुराने तरीकों से आगे बढ़ना होगा। इन सभी बातचीत में एक कॉमन थीम सामने आया: अफ्रीका के साथ मिलकर काम करने की जरूरत, न कि सिर्फ अफ्रीका के लिए। जोर इस बात पर था कि इनिशिएटिव्स ऐसे डिजाइन किए जाएं जो एक नए मॉडल पर काम करें, और मैटे प्लान और मिशन 300 को इस नए मॉडल के उदाहरण के तौर पर हाईलाइट किया गया। ये सोच हमें सीधे कॉन्फ्रेंस की पहले बड़े थीम की तरफ ले जाती है, जो एक्सेस को नए तरीके से समझने के बारे में था। प्रॉब्लम को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी तो काफी हद तक मौजूद है, लेकिन अगोरा 25 में हुई डिस्कशंस ने एक सख्त सच्चाई सामने रखी। सिर्फ हाउस होल्ड कनेक्शंस की गिनती करना अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि किसी घर तक बिजली की वायर पहुंचना ही फिनिश लाइन है, लेकिन बातचीत में पता चला कि ये तो बस शुरुआत है। लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि हमें मॉडर्न एनर्जी मिनिमम की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? एनर्जी मिनिमम से उनका क्या मतलब था? ये एक ऐसा मेजर है जो मीनिंगफुल और हाई क्वालिटी एक्सेस के लिए एक कहीं ज्यादा ऊंचा मानक तय करता है। डिस्कशंस में इस बात पर जोर दिया गया कि फर्म्स के प्रोडक्टिव यूज के लिए रिलायबल और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी को साफ तौर पर टारगेट करना जरूरी है। पार्टिसिपेंट्स का मानना था कि एनर्जी को कॉम्पिटिटिवनेस, इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन की एक अहम ड्राइवर के रूप में देखा जाना चाहिए। अच्छा, अब बात समझ में आ रही है। इसलिए डिस्कशंस में कहा गया था कि ये इनिशिएटिव्स सिर्फ एक्सेस बढ़ाने तक सीमित नहीं रह सकते, उन्हें ये भी बदलना होगा कि उस एक्सेस से असल में क्या हासिल होता है। बिल्कुल, और यहीं पर कॉन्फ्रेंस की एक सबसे साफ रिकमेंडेशन सामने आती है। पार्टिसिपेंट्स ने ड्यूअल ट्रैक डिलीवरी सिस्टम के आइडिया पर चर्चा की, जिसमें एक तरफ बेसिक हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को जारी रखा जाए और साथ ही एंटरप्राइज फीडर्स, इंडस्ट्रियल जोन्स और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को प्रायोरिटी दी जाए। ये सुनने में तो कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल ये, और यहीं से बातचीत आगे बढ़ती है, कि इसे बड़े स्तर पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी वजह से मुझे अच्छा लगा कि इस बातचीत में इस जटिलता को संभालने के तरीकों पर भी बात की गई, खासकर इस ड्यूअल ऑब्जेक्टिव डिलीवरी सिस्टम के दोनों पहलुओं पर इम्पैक्ट को मापने के जरिए। इसे सही से मैनेज करने के लिए पार्टिसिपेंट्स ने इस बात पर जोर दिया कि हमें सिर्फ बेसिक इंडिकेटर से आगे बढ़कर उन चीज़ों को मेजर करना होगा जो सच में मायने रखती हैं। इसके लिए कुछ यूजफुल टूल्स भी बताए गए, जैसे रिलायबिलिटी पर फोकस करने वाले केपीआईज, खासकर सेडी और सेफी। तो ये ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल यूटिलिटीज पावर आउटेजेस की सही ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने के लिए करते हैं।
बातचीत में ये बात सामने आई कि इन्हें फर्म लेवल इंडिकेटर्स के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, यानी प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ पर पड़ने वाले असर को भी ट्रैक करना। यही गोल है, लेकिन यहीं पर डिस्कशन और खुलता है। पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि हमें ये तो पता है कि क्या मेजर करना है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और यही आगे के रिसर्च और डायलॉग के लिए एक साफ एजेंडा तैयार करता है। सही है, क्योंकि यहाँ कई कंपीटिंग प्रायोरिटीज होती हैं। पार्टिसिपेंट्स ने ये भी बताया कि ड्यूअल ट्रैक अप्रोच के ट्रेड ऑफ्स अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। हमें अभी ये समझना बाकी है कि हाउसहोल्ड्स तक पहुंच बढ़ाने और फर्म्स को रिलायबल पावर देने के बीच सही बैलेंस क्या है, और आखिर इन ट्रेड ऑफ की कीमत कौन चुकाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात ये उठाई गई कि इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और कौन-कौन से कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, इसे पहचानना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर इम्पैक्ट मेजरमेंट में एक साफ गैप दिखता है। ऐसे मजबूत तरीकों को विकसित करना ज़रूरी है जो सिर्फ एक्सेस ही नहीं, बल्कि असली इकोनॉमिक आउटकम्स जैसे जॉब क्रिएशन और जेंडर इक्विटी को भी ट्रैक कर सकें। यही हमें दूसरे प्रमुख विषय पर लाता है, और ये काफी अहम है, जैसे कमरे में खड़ा हाथी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पूरे कॉन्फ्रेंस में कोई एक मोटिव साफ दिखाई दिया, तो वो ये था कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी और गवर्नेंस ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेक और ब्रेक फैक्टर हैं। बिल्कुल, मजबूत इंस्टीट्यूशंस और क्लियर रूल्स के बिना पूरी तरह से फंडेड प्रोजेक्ट्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। पार्टिसिपेंट्स में अफ्रीका की एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंसिंग गैप बताया, जो हर साल $15 बिलियन से लेकर $400 बिलियन के बीच आंका गया है। यहीं पर एक बात मुझे सच में चौंकाने वाली लगी। कहा गया कि पैसा असली समस्या नहीं है। असली रुकावट ये है कि उस कैपिटल को ऐसे यूटिलिटी मार्केट्स के साथ अलाइन करना जो स्ट्रक्चरली मजबूत और फाइनेंशियली वायबल हों। जो हमें सीधे एक बड़े पॉलिसी टेंशन की तरफ ले जाता है जिस पर कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई, प्राइसिंग और टैरिफ्स। पार्टिसिपेंट्स ने अपने व्यूज शेयर किए। एक तरफ बिजली की कीमतें ऐसे तय करना कि स्ट्रगलिंग यूटिलिटीज के लिए कॉस्ट रिकवरी हो सके, और दूसरी तरफ कमजोर लोगों को बहुत महंगे खर्च से बचाना। यहीं पर पॉलिसी मेकर्स के सामने असली ट्रिकी पार्ट आता है। तय सॉल्यूशंस देने के बजाय लोगों ने इस टेंशन को संभालने के लिए कई तरीकों पर चर्चा की। सबसे पहले बात हुई प्राइसिंग को धीरे धीरे कॉस्ट रिकवरी तक ले जाने की। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा जरूरी है, जैसे वेल टारगेटेड कैश ट्रांसफर्स के जरिए, जिन्हें पूरी तरह यूटिलिटी टैरिफ सिस्टम से बाहर रखा जाए। सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए एक और अप्रोच डिस्कस की गई है, जिसमें टाइम बाउंड और डेटा वैलिडेटेड लाइफलाइन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका मकसद गरीबों को सुरक्षा देना है, साथ ही सिस्टम की असली कागज को भी दिखाना है। मतलब ये कि प्रैक्टिकल सेफगार्ड्स तैयार किए जाएं। ये बातचीत एक बड़ी रिकमेंडेशन से जुड़ती है जो बहुत साफ तौर पर सामने आई। रिफॉर्म ही एंट्री पॉइंट होना चाहिए। बिना सही से चलने वाली और अच्छी गवर्नेंस वाली यूटिलिटीज के न तो मिशन 300 और न ही मटेई प्लान बड़े स्केल पर स्केल कर पाएंगे। बिल्कुल, पार्टिसिपेंट्स ने इस बात की ओर इशारा किया कि कई देश परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जैसे टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि यूटिलिटीज को शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल प्रेशर से बचाया जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि रिफॉर्म अपने आप में एक गहराई से पॉलिटिकल प्रक्रिया है। और यहीं पर असली अनिश्चितता सामने आती है। हमें अभी भी पॉलिटिकल इकोनॉमी की बेहतर समझ की जरूरत है। कौन जीतता है, कौन हारता है, और बदलाव के लिए गठबंधन कैसे बनाएं। बिल्कुल, ऐसे इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स तैयार करने के लिए और काम करने की ज़रूरत है, जो संभावित नुकसान उठाने वालों को भी रिफॉर्म कोalitions में शामिल कर सके, और ये तय कर सके कि कौन से ठोस रिफॉर्म माइलस्टोन्स बड़ी स्तर की फाइनेंसिंग को अनलॉक कर सकते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो आने वाले अगोरा डिस्कशंस में केंद्र में रहने वाले हैं। इसे एक बड़ा ओपन क्वेश्चन भी बताया गया था। क्या एक मजबूत रिफॉर्म एजेंडा मिशन 300 जैसी इनिशिएटिव्स को बढ़ाने में मदद कर सकता है और उन्हें आगे चलकर मिशन 500 या यहां तक कि मिशन 600 में बदल सकता है? और इसके साथ साथ एक और अनसुलझा मुद्दा सामने आता है, रिस्क। आखिर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, एसेट परफॉर्मेंस और पेमेंट डिफॉल्ट जैसे रिस्क्स को अंत में कौन उठाएगा? सही कहा, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट्स, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इन्वेस्टर्स या इंश्योरर्स में से किस पर आएगी, ये अभी भी एक खुली डिबेट है, और इसे समझने के लिए और गहराई से एनालिसिस की जरूरत है। बिल्कुल, और जब आप थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं तो अगोरा 25 ने ये साफ कर दिया है कि अब आइडियाज़ की कमी नहीं है। अब असली कसौटी डिलीवरी, अलाइनमेंट और लर्निंग की है। बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस में सिर्फ समस्याओं की पहचान ही नहीं की, उसने आगे की दिशा भी बताई।
फोकस होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पर, फाइनेंसिंग को रियल इम्पैक्ट के साथ अलाइन करने पर, रीजनल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने पर और सबसे जरूरी अफ्रीकन ओनरशिप को केंद्र में रखने पर। और यहीं से उत्सुकता बढ़ती है, क्योंकि अगर अगोरा 25 ने अफ्रीका में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए ज़रूरी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा को केंद्रित किया था, तो अगोरा 26 जो इस कॉन्फ्रेंस का अगला एडिशन है और 2026 की फॉल में होगा, वो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक कॉम्प्लीमेंट्री फोकस लेकर आएगा। ये असल में एक ड्यूअल ट्रैक मॉडल को प्रैक्टिस में टेस्ट करने की बात है। ये देखने की बात है कि क्या फर्म्स के लिए रिलायबिलिटी को सच में कोर ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, और ये भी कि क्या रिफॉर्म की माइलस्टोन्स वास्तव में उतनी बड़ी स्केल की फाइनेंसिंग को अनलॉक कर सकते हैं जैसा पार्टिसिपेंट्स ने सोचा था। और उतना ही ज़रूरी ये भी है कि हम खुले सवालों के जवाब ढूंढें, जैसे ट्रेड ऑफ्स, प्राइसिंग, रिस्क एलोकेशन, ज़रूरी कॉम्प्लीमेंट्स और पॉलिटिकल फीजिबिलिटी। और ये सब रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा और लगातार डायलॉग के जरिए किया जाए। क्योंकि जैसा एक स्पीकर ने कहा, डेवलपमेंट कोई इवेंट नहीं है, ये एक रिले है। और अगोरा 26 हमें फिर से साथ आने का मौका देगा ताकि हम इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ा सकें, सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर सकें, जरूरी रिसर्च क्वेश्चंस पर बात कर सकें और अफ्रीका के लिए लंबे समय तक असर देने वाले रिजल्ट्स बनाने के लिए पार्टनरशिप्स तैयार कर सकें। अब आपकी बारी, रीनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।